चालू नहीं हिंदी होगा। तो ठीक है, अब चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले बात करेंगे टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहले होमोजीनियस रिएक्शन का होता है। होमोजीनियस रिएक्शन होता है जहाँ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उनकी सेम फिजिकल स्टेट होते हैं, ये तीनों गैस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो होता है होमोजीनियस रिएक्शन। हेटेरोजीनियस रिएक्शन वो होता है जैसे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो गैसेस स्टेट होता है वो सेम ना होता, जैसे जी गैस जी सॉलिड, जी गैस जी सॉलिड। ठीक है, इनकी सेम ना हो जाए। ऑन द बेसिस ऑफ द हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जहाँ में हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, जहाँ में हीट निकलते हैं वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ में हीट निकलती है, ठीक है, वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट निकल रही है तो समझ रहे हो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जो एंथैल्पी होगी वो रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी, तभी तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी होती है? ज़्यादातर जो एक्सोथर्मिक होती है, ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब जो मोस्ट ऑफ एसोसिएशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। मतलब ज़्यादातर जो एसोसिएशन रिएक्शन होंगी वो एक्सोथर्मिक होंगी, और जो कंबंशन रिएक्शन जो कंबंशन रिएक्शन होंगे वो सबरी एक्सोथर्मिक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन ज़्यादातर एसोसिएशन की बात करें, नहीं मोस्ट एसोसिएशन रिएक्शन का होता है एक्सोथर्मिक होता है। कचन ने छोड़ दिया, जैसे N2O2 मिला रहा हूँ तो NO बनना या N2 बनना या NO2 बनना, जी का होता है जी एसोसिएशन रिएक्शन तो है, पर जी एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक ना है। O2F2 मिला रहा हूँ F2 बना रहा हूँ, जी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना है, लेकिन हद तो वो है जी N2O2 जी NO या N2O या NO2 बना रही, O2F2 मिल गया OF2 बना रहा। एसोसिएशन रिएक्शन तो है, लेकिन जी का एक्सोथर्मिक ना है, जी एंडोथर्मिक। कार्बन सल्फर मिल के बना रहा हो CH2 बना रहा हो। एसोसिएशन रिएक्शन तो है, लेकिन जगह एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो ना है। N2Cl2 मिलकर बना रहा हो तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जहाँ में हीट हमें देनी पड़ता है रिएक्टेंट में। मतलब अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ में हीट ज़्यादा, वहाँ में एनर्जी ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। याद रखिए, तो जहाँ में जो डेल्टा H निकाला वो Hp-HR होगा, जो भी पॉजिटिव होगा। तो ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जो मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, मतलब ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी वो सभी होंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी। और फोटोसिंथेसिस हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, हमेशा की बात करूँ, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट डिसोसिएशन रिएक्शन का होता है एंडोथर्मिक। वेपराइजेशन एंडोथर्मिक होता है, फ्यूजन और सब्लिमेशन ये सभी का होता है एंडोथर्मिक होता है। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट कैन फॉर्म रिएक्टेंट बैक, मतलब जहाँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोबारा बना सकता है। ठीक है, जो कि दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो सकते हैं, बैक फॉरवर्ड, मतलब जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। अब मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उन्हें दोबारा लौटा के लाना होता है, जो क्लोज कंटेनर में होनी चाहिए। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होनी चाहिए, दे कैन अटेन इक्विलिब्रियम। और जो मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इनके बीच में इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट आर नेवरली कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होता है वो कोई जीवन में कम्प्लीटली कंज्यूम ना होता, समझ रहा? रिएक्टेंट नेवर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और बीक एसिड बीक बेस जगह होता है, नेवर रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, याद कर लियो। ठीक, जो इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, देख रिवर्सिबल रिएक्शन का होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखिए तो न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होंगे, मतलब जहाँ मैं देख बीक एसिड या बीक बेस, मैं तो बता दूँ, देख न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होते हैं, अगर तू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है और एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है, जाओ एसिड और बेस में अगर कोई चीज़, याद रखिए, अगर एसिड बेस में कोई एक चीज़ अगर बीक है तो वो क्या करेगी? अगर एसिड और बेस में कोई चीज़ अगर एक वो बीक है ना तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगी। अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन करता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को तो वो क्या होता है? तो वो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो इरिवर्सिबल ओपन कंटेनर में होता है, जो इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं कर सकती, जहाँ में जो प्रोडक्ट होता है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिव मास की। एक्टिव मास होता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एक्टिव मास से समझ रहे तो एज ए मोलरिटी, एज ए कंसंट्रेशन। जो एक्टिव मास होता है वो नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स का होता है वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम जो होता है नंबर ऑफ मोल्स। और वेट अपन वॉल्यूम का होता है, मास अपन वॉल्यूम का होता है जो होता है डेंसिटी। तो मन में मतलब एटॉमिक मास है, मतलब याद रखिए जो मैं मतलब जो एक्टिव मास है वह डेंसिटी अपन मॉलिक्यूलर वेट भी रख सकता हूँ। एक्टिव मास का जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक्टिव मास का जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
क्योंकि सॉल्व कर लेना। एटॉमिक मास नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल वेट अपन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम। तो वेट अपन मोलर वेट का होता है तो डेंसिटी अपन वॉल्यूम, तो डेंसिटी अपन मोलर डेंसिटी अपन मोलर मास होता है तेरा एक्टिव मास। ठीक है, याद रखिए एक्टिव मास प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए 1 हो जाता है। एक्टिव मास प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। एक्टिव मास की बात करें इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर, प्रेशर की टर्म में बात करें तो यहाँ जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है पी ए प्लस पी वी। जो टोटल प्रेशर आएगा यहाँ में पी ए प्लस पी वी आएगा और काई ए प्लस काई वी का आएगा 1 के बराबर आएगा। हमें एक्टिव मास निकालना तो वही 2.2 मिलीग्राम CO2 का, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम। ठीक, सॉलिड के लिए एक्टिव मास अच्छे जी करो जी। फाइंड द एक्टिव मास ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 2 लीटर कंटेनर। तो 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर दे रखा है जी, प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1। ठीक है जी, अगर कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एन मिक्सचर 2 मोल्स ऑफ ईच, जहाँ में 2 मोल्स दे रखे हैं रखा हुए। ठीक है, और टोटल प्रेशर दे रखा है। तो मैं पार्शियल प्रेशर कैसे निकालता हूँ? जैसे पहले वाई को पार्शियल प्रेशर निकालना तो पहले वाई का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, जैसे पहले वाई का मोल निकालना पार्शियल प्रेशर तो पहले वाई का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन में जाकर मोल फ्रैक्शन निकालना तो बाकी नंबर मोल्स अपन टोटल मोल, लेकिन टोटल मोल मैं जहाँ में 6 2 मोल दे रखे हैं ना तीनों के, मैं जहाँ में 6 लाऊंगा टोटल नंबर मोल्स नहीं, मैं जहाँ में लाऊंगा 4, क्योंकि ये सॉलिड है। यहाँ में सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स ना लेते वो इफेक्ट ही नहीं करता कुछ। सॉलिड के नंबर ऑफ मोल, लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि एक्सपेरिमेंटल नहीं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब हम निकाल लेते हैं हम रेट लिखते हैं। जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखते हैं तो ए की पावर ए को मतलब जी रिएक्टेंट है, बाकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जो रिएक्टेंट है बाकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। लॉ ऑफ मास एक्शन तो मालूम होगी ना, लॉ ऑफ मास एक्शन का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। ठीक है, हाँ मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे लिखते हैं जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन की लिख रहा हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर स्टोइकोमेट्रिक। ठीक है, ऐसे होता है। इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। अच्छा याद रखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट। हाँ मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उनकी साउंड इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होता है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बताता रहूँ, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है मतलब जो रिएक्शन रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की जो साउंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंसिडर अ जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ क्लोज वेसल। ठीक है, जैसे जी लॉ ऑफ मास लिख दो मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आर एफ एसकल टू ए बी। ठीक है, जो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास लिख दो। इक्विलिब्रियम स्टेट पे याद रखिए, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है। याद है, मैं तो बताता हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है। और इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन जो होता है, जितनी भी कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट याद है, और रेट इक्वल होता है। याद रखिए, जो रेट होगी वो इक्वल रहेगी और जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी, चाहे कंसंट्रेशन कितनी हुई। रेट का ग्राफ तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन की बात करें जहाँ में कंसंट्रेशन कांस्टेंट याद है। ठीक, कंसंट्रेशन है जी, हाँ ठीक है जी ग्राफ हो सकते हो, जो कि यहाँ में कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। जीव का ग्राफ हो सकता है, यहाँ में कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। जी ग्राफ हो सकते हो, हाँ जीव ग्राफ हो सकते हो। अभी मेन चीज़ ये है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर पढ़ रहे हो तो जब मतलब जो इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो तो कांस्टेंट होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होगी। ठीक है, ओके, और रेट इक्वल होगी। At equilibrium, concentration of the reactant and product do not change with the time, may or may not be equal but must be constant। मैं कह रहा हूँ मैंने कि इक्विलिब्रियम पे जो इन दोनों की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट याद है। ठीक है, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वो कांस्टेंट याद है, वो बदल देना है और रेट इक्वल होगी और रेट इक्वल आता है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम का होता है, इक्विलिब्रियम की करेक्टरिस्टिक्स का होता है। सबसे पहले जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा डायनामिक होते हैं नेचर में, डायनामिक नेचर में होता है। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अपोज फ्रॉम द बोथ साइड, मतलब जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है चाहे हम दोनों साइड से अचीव कर सकते हैं। जो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती हैं जैसे टेम्परेचर, कंसनट्रेशन, प्रेशर, डेंसिटी और या कुछ भी वो कहा जाता है कॉन्स्टेंट होते हैं, वो बदल देना है टाइम के साथ। अगर इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो जो भी चीज़ होंगी जैसे टेम्परेचर, कंसनट्रेशन है, प्रेशर है, डेंसिटी है, वो समय के साथ नहीं बदलेगी। जो मेजर क्वांटिटी होंगी वो समय के साथ नहीं बदलती। और इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। अगर मैं कैटलिस्ट लाऊँ तो इक्विलिब्रियम पे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेंड है मतलब जो टाइम होता है इक्विलिब्रियम अटेंड का वो कम हो जाता है, मतलब जल्दी इक्विलिब्रियम अटेंड है वो, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ने बढ़ा देगा। नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो रेट मस्ट बी इक्वल, सही है। कंसंट्रेशन मस्ट बी इक्वल, गलत है। कंसंट्रेशन में भी इक्वल, हाँ जी सही है। कंसंट्रेशन मस्ट बी कॉन्सेंट, हाँ जी सही है। रिएक्शन में 50% इक्विलिब्रियम जी गलत है, बट
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ में 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहते हैं, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक बैकवर्ड रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ में एक आता केसी, जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा के सी इक्वल टू हो के एफ अपन के वी, जो के सी होगा के एफ अपन के वी। तो हमें प्रोडक्ट की मतलब यहाँ में जो प्रोडक्ट की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपन रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपन रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये तो हम बामू पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 फॉर्म में होता है, एक तो कंसंट्रेशन की टर्म में, एक प्रेशर पार्शियल प्रेशर की टर्म में। कंसंट्रेशन की टर्म में देखो तो कंसंट्रेशन लगाओ, अगर पार्शियल प्रेशर की टर्म में लेगा तो N7 को पार्शियल प्रेशर लेगा। ठीक है, हाँ, मतलब जो केसी की यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, जो डेल्टा एन जो होता है सम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ठीक है, केपी की यूनिट करेंगे तो एटीएम, एटीएम पर लीटर की पावर वही डेल्टा एन जी। हाँ जी, कहना रेट द एक्सप्रेशन फॉर द केपी और केसी, केपी और केसी के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। अगले केपी को एक्सप्रेशन लिखना है मुझे, तो पी सी ओ टू की पावर एक जो मुझे सॉलिड है, सॉलिड के लिए मैं लेता ना, अगले केपी के लिए होता है जाको पी NH3 का मतलब प्रेशर ऑफ NH3 की स्क्वायर चूँकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर जाता है, अपर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन ऊपर जाए, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, जिस नॉर्मली चीज़ है जी यहाँ ठीक जी, कह रहा हूँ कि रिएक्शन दे रखी है जी, अगर पार्शियल प्रेशर वाटर को दे रखा है जी, जिस सॉलिड है इनको तो लेंगे नहीं, तो केपी की वैल्यू का पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का होल की पावर 5 आंसर आ जाएगा। जी करो जी, कोई रिएक्शन दे रखी है, मैं N2O4 2 का बना रहा। इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है वो 10 ATM है, और जो इक्विलिब्रियम पे जो NO2 को पार्शियल प्रेशर है वो 6 ATM है। तो केपी की वैल्यू बता, अगर NO2 को पार्शियल प्रेशर 6 ATM है तो जाकर 4 ATM भाव, क्योंकि टोटल प्रेशर 10 है, जाकर 6 ATM है तो जाकर 4 ATM भाव, लेकिन जाके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जाके स्क्वायर कर दिए बस, केपी की वैल्यू आ जाएगी नॉर्मली। अगर जी रिएक्शन दे रखी है इक्विलिब्रियम पे, तीनों को प्रेशर दे रखो, तीनों के मोल दे रखे हैं, तीनों के मोल मतलब तीनों के मोल दे रखे हैं, और वॉल्यूम दे रखा और का हुआ, ये तो नॉर्मली है। कंसंट्रेशन निकाल लियो, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम करके, वही तो रखना है यहाँ बस। ठीक है, जी क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जी क्वेश्चन में कहें मैं तो बताता रहूँ। ठीक है, जी क्वेश्चन अलग है। ठीक है, जब मैं मतलब तीनों को N2H2 और NH3 को कर दे रखे हैं, वो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, और पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है, जहाँ मैं टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर भी दे रखा हूँ, तीनों के मोल भी दे रखे हैं, और टोटल प्रेशर भी दे रखा हूँ इक्विलिब्रियम पे। तो जब मैं एक ट्रिक आता है, केपी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो NC की पावर C, NA की पावर A, NB की पावर B इंटू PT अपॉन NT की पावर डेल्टा NG। ठीक है, PT अपॉन NT की पावर डेल्टा NG। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब NC की पावर C, ND की पावर D, NA की पावर A, NB की पावर B इंटू PT अपॉन NT, मतलब टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल्स इंटू डेल्टा NG, जो यहाँ में टोटल प्रेशर भी दे रखा है और मोल्स भी दे रखे हैं, दोनों चीज़ दे रखे हैं, और पार्शियल प्रेशर के टर्म में केपी पूछ रहा हो। अगर टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 5 ATM में और मोल फ्रैक्शन CO2 को कितना 0.2, ये तो सॉलिड जाए लंगे नहीं। ठीक है, CO2 को मोल फ्रैक्शन 0.2 है, और पार्शियल प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर कितना दे रखा 5 ATM, तो मोल फ्रैक्शन कैसे, तो जाकर पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेगा CO2 को, CO2 को पार्शियल प्रेशर निकालेगा मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो जी का आएगा 1 ATM, और टोटल प्रेशर 5 ATM है, तो बच्चों को 4 ATM जी आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, तो केपी की वैल्यू से लो, वाह, यहाँ मैं बच्चों को देखना हूँ इन सवालों में। ठीक है, जैसे मोल फ्रैक्शन है एक्स CO2 को, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को कितना 0.2, मतलब जो CO2 को मोल फ्रैक्शन है वो 0.2 है। CO2 को मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो जाकर पार्शियल प्रेशर निकाल रहा हूँ, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके तो 1 ATM आएगा। अब मुझे CO, हाँ, तो जाको 1 ATM आएगा प्रेशर, तो बच्चों को 4 ATM जाको CO को आंसर आएगा नॉर्मल। और केपी और केसी के बीच का रिलेशन देख लो। ठीक है, मैं केपी और केसी के बीच का रिलेशन देखती हूँ, तो केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी RT की पावर डेल्टा NG, और डेल्टा NG तो जानते हो नंबर ऑफ गैसेस, हाँ जी, एन डेल्टा NG की वैल्यू जान दो, और आर का होता है होता है गैस कॉन्सेंट्रेशन में, आर की जो वैल्यू लेगा वो लेगा 0.0821 लीटर ATM पर मोल के लिए, लेकिन जी लीटर ATM होना चाहिए, तब आर की वैल्यू 0.081 लगाओ। ठीक है, और डेल्टा NG जान दो सम ऑफ गैसेज प्रोडक्ट अपॉन माइनस सम ऑफ गैसेज रिएक्टेंट। रिलेशन बिटवीन केपी और केसी की बात करते हैं। ठीक है, अगर डेल्टा NG पॉजिटिव है तो केपी ज़्यादा होगा केसी थे, अगर डेल्टा NG नेगेटिव है तो केसी ज़्यादा होगी केपी थे, अगर डेल्टा NG 0 है तो केपी और इक्वल टू केसी बराबर होंगे दोनों।
डेल्टा एन जी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। स्पेशल केस में जो है कि के पी इक्वल टू के सी की पावर डेल्टा एन जी, मैं कहाँ तो ना, अगर के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू नंबर बनवा याद रख दूँ, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू बनवाई याद रख दूँ तो के पी इक्वल टू के सी के बराबर है। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू बनवाई याद रख दूँ तो फिर जो है डेल्टा एन जी की वैल्यू कौन सी ले लें, फिर चाहे डेल्टा एन जी की कौन सी वैल्यू ले ले, के पी इक्वल टू के सी हमेशा होगा। समझ रहे हो, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू बनवाई याद रख दूँ तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कौन सी ले ले तू, के पी इक्वल टू के सी के बराबर है फॉर एनी डेल्टा एन जी। के पी इक्वल टू के सी के बराबर है फॉर डेल्टा एन जी जब टेम्परेचर की वैल्यू मैं बनवाई याद रख दूँ, मतलब यहाँ मैं टेम्परेचर जब 12.18 कैलोरी लूँगा। हाँ जी करो कि जब हाँ जी क्वेश्चन का है, मतलब जी क्वेश्चन दे रहा होगा जहाँ मैं डेल्टा एन जी निकाल पॉजिटिव आ रहा हूँ, जब मैं डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा हो तो डेल्टा एन जी मतलब के पी बड़ा होगा, के सी थे, लेकिन मैं के सी माइनस के पी कराऊँ तो नेगेटिव ही आएगा भाई। सही है, देख रहा हूँ कौन से टेम्परेचर पर 2 के पी के सी के बराबर होंगे। जब तू सॉल्व करके निकाल बहुत सही है ज़्यादा, ठीक है, सॉल्व करके निकाल बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। फॉर मतलब जी करो, मतलब जी रिएक्शन दे रखी है जहाँ में के सी की वैल्यू दे रखी है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दे रखा है, बैकवर्ड को निकालना है तो के सी इक्वल टू के एफ अपन के वी जे तो नॉर्मल है बहुत। के सी रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, के सी की वैल्यू दे रखी है, के पी की वैल्यू निकालनी इन द टर्म्स ऑफ आर। तो जब मैं के सी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, रिएक्शन के लिए मैं के सी की वैल्यू दे रखी है, के पी की वैल्यू निकालनी, तो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो के पी इक्वल टू के सी तो दे रखी है और आर टी की पावर डेल्टा एन जी आर के टर्म में निकालनी है, तो आर बस। जी बहुत गजब सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो करो गिवन द इक्वेशन, जो करो जो कोई इक्वेशन है, ठीक है, जहाँ में लॉग के पी अपॉन के सी प्लस लॉग 1 अपॉन आर टी की वैल्यू निकालनी है, जागी वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है, तो इनमें तो कौन सी वैल्यू होगी। तो समझते पहले के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, तो के सी तो ले के पी अपॉन के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब मैं दोनों साइड लॉग लगाऊंगा, ठीक है, तो लॉग के पी अपॉन के सी इक्वल टू लॉग मतलब डेल्टा एन जी आगे आ जाएगा, डेल्टा एन जी लॉग आर टी, ठीक है, डेल्टा एन जी लॉग आर टी। फिर मैं जब इधर लाऊंगा, जब पूरे के पूरे उठा के इधर लाऊंगा तो ये नेगेटिव आएगा, मतलब डेल्टा एन जी इतना नेगेटिव की फॉर्म में आएगा। तो डेल्टा एन जी तो मैं पॉजिटिव लेना, मतलब समझ, डेल्टा एन जी इतना नेगेटिव है लेकिन नंबर पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है, पॉजिटिव दे रखा है, तो मैं आर टी 1 कर देना। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू +1 हुई, ठीक है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू +1 हुई तो नॉर्मल था, तो जी सवाल होगा, मतलब यही आंसर होगा। अब कैसे बता रहा हूँ, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू +1 हुई तो जो हटा नॉर्मल है वो जी हटा दे जाए, ठीक है। जैसे डेल्टा एन जी की वैल्यू +1 आएगी तो जो हटा अभी हटा दे, ठीक है, डेल्टा एन जी की वैल्यू +1 आएगी, ओके, तो जो हटा दे अभी बिल्कुल। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू +1 रह गई तो जी लॉग आर टी है, लेकिन मैं 1/RT लिखना है, ठीक है, तो 1/RT करेंगे तो मैं जब आर टी नीचे लाऊंगा -1 करके, और जब -1 आगे आऊँ तो प्लस की वैल्यू आएगी, ठीक है। जब -1 जब आगे आगो, क्योंकि मुझे आर टी में नीचे ले आ रहा हूँ तो तभी तो माइनस इनवर्स आ जाएगा, और माइनस इनवर्स आ गया तो प्लस, तो पॉजिटिव 1 वैल्यू होनी चाहिए आगे, ठीक है। अब ये करो कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कोई भी फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। जागले जी इक्वेशन कर ले, log k2 अपन log k1 डेल्टा एच अपन 2.303 आर फैक्टर अफेक्ट नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। मतलब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट करते हैं, तो समझते पहले जो मतलब log k2 अपन log k1 इक्वल टू डेल्टा एच अपन 2.303 आर ब्रैकेट में 1 - t माइनस 1 - t2, ठीक है, ये इक्वेशन आता है। आर की यूनिट डेल्टा एच के सेम होगी। आज ये बता कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन कौन से फैक्टर होते हैं विच अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई भी फैक्टर अफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सेप्ट टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा, कछु ना कर सका, ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, अगर रिएक्शन याद रखिए, अगर रिएक्शन एक्जोथर्मिक है तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। अगर रिएक्शन तुम्हारी एक्जोथर्मिक है तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। अगर टेम्परेचर घटाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है मैं बताता रहा हूँ, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है वो क्या होता है, लो टेम्परेचर सपोर्ट करता है, और जो एंडोथर्मिक होता है वो हाई टेम्परेचर सपोर्ट करता है। तो मैं टेम्परेचर की बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन क्या के लिए, एंडोथर्मिक के लिए। जो तो याद होगी, log k2 अपन log k1 डेल्टा एच अपन 2.303 आर 1 - t1 - 1 - t2। हाँ, अगर मैं रिएक्शन रिवर्स कर दूँ तो के सी की वैल्यू 1 इनवर्स आ गई, ठीक है, ऐसी चीज़ है। अगर मैं रिएक्शन में काम में मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूँ तो जी बाकी पावर बन जाते हैं n, ठीक। अगर मैं रिएक्शन है मल्टी स्टेप रिएक्शन है आपस में जोड़ दूँ तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई आते हैं। अगर मैं रिएक्शन है आपस में घटा दूँ तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में डिवाइड आते हैं।
ये तो नॉर्मल सवाल है। करो 2ab+c मतलब 2ab+b इक्वल टू 2c, जाके के सी की वैल्यू दे रखी है, अब मुझे जाके निकालनी है। तो सबसे पहले रिएक्शन अपोजिट कर, रिएक्शन अपोजिट कर ली, हफ्ते मल्टीप्लाई दे, हफ्ते मल्टीप्लाई दे दो तब जाके जी आंसर बनाओ। और जो मल्टीप्लाई दे दो मुझे जाके पावर बन जाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। हाँ ठीक है जी, नॉर्मल सवाल है ये तो सब कर लियो अब तू। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई आएंगे, मैं दो रिएक्शन लेना जोड़ दूँ तो घटा दूँ तो डिवाइड आएंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट करते हैं? तो कोई भी अफेक्ट ना करते एक्सेप्ट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्ट करता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है भाई साहब बहुत गजब। अगर अब द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सी गेट डबल देन, अगर मैं जैसे जे इक्वेशन दे रखी हूँ a+a=2b+3c, अगर मैं सी की कंसंट्रेशन डबल कर दूँ तो सी की कंसंट्रेशन डबल कर दूँ तो मेरे पास के सी तो सेम ही रहेगा, के सी इंक्रीज नहीं हो, के सी तो सेम ही रहेगा मेरे पास, के सी तो जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन 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 के सी तो पहले के सी की नॉर्मल इक्वेशन लिख दें तो b² की। ठीक है, अब जो के सी की इक्वेशन आ गई वो आ जाएगी, अब मैं कंसंट्रेशन ना डबल करूँ जाएगी। ठीक है, के सी की वैल्यू जो लिखाऊंगा वो b² की लिखाऊंगा शुरुआत की। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सी की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो बी की कंसंट्रेशन घटेगी जहाँ, तो अब एक्स टाइम बी ले लो और बी की कंसंट पता पड़ जाएगी, बी की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, क्योंकि के सी तो की तो इतनी रहता है ना कंसंट्रेशन, के सी तो नॉट डिपेंड करता। ये करो कि 400 केल्विन पे कोई के सी की वैल्यू माइनस मतलब 10⁻³ है, और 300 केल्विन पे के सी की पावर 10⁻², मतलब जी 10⁻² बड़ी होता है। तो मतलब जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मतलब जब टेम्परेचर घटा रहा हूँ तो के की वैल्यू बढ़ रही है। सही बात है, टेम्परेचर घटा रहा हूँ के की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक जो थर्मिक रिएक्शन है डेल्टा एच नेगेटिव डाल बटा के सी की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। जैसे सवाल दे रहा हो कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 4 टाइम बढ़ा दो, जो घंटों पर रखना पड़ा भाई, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये करो। और के सी की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है, मतलब के सी की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो जहाँ में जो प्रोडक्ट है वो प्रीडोमिनेंट कर जाता है रिएक्टेंट में, तो मतलब रिएक्शन कंप्लीट होनी है। ठीक है, मैंने क्या बता दी, जो प्रोडक्ट है वो प्रीडोमिनेंट, अगर के सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब अगर के सी की वैल्यू 10⁻³ तो कम है, अगर के सी की वैल्यू 10⁻³ तो कम है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तब रिएक्शन प्रोडोमिनेंट कर जाएगा प्रोडक्ट पर। याद रखिए, अगर के सी की वैल्यू कम, मैं तो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर के सी की वैल्यू कम होगी तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर के सी की वैल्यू कम भाई, सुन 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 पूरी बात सुन, अगर के सी की वैल्यू कम भाई, अगर के सी की वैल्यू कम भाई तो रिएक्शन होगी नहीं, रिएक्शन होगी नहीं तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर के सी की वैल्यू कम तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल, अगर के सी की वैल्यू ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। के सी की वैल्यू ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल। जहाँ मुझे दो के सी की वैल्यू दे रखी है जी, और जी जहाँ में के सी की वैल्यू ज़्यादा जाएगी तो कौन सा ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है, जीवा। ठीक है, और जी कह रहा हो कि जी रहो जहाँ में के सी की वैल्यू दे रहेंगे कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ में के सी की वैल्यू ज़्यादा वो ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। रिएक्शन कांस्टेंट होता है किसी भी स्टेज के लिए डिफाइन कर सकता हूँ, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डिफाइन करता हूँ, जहाँ में जो लेकिन रिएक्शन कांस्टेंट होता है वो किसी भी स्टेज पर डिफाइन कर सकता हूँ मैं। अगर रिएक्शन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। अगर क्यू सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आ जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा क्यू सी दे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अगर मान लो क्यू सी ज़्यादा ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। वो ये सॉल्व करके निकाल लो, क्यू सी निकाल लो, के सी दे रखो, अगर के सी क्यू सी ज़्यादा है यहाँ में तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो होता है डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। जैसे जहाँ में पहले ए है तो ए मोल है तो जाको 0 जाको 0, जहाँ में एक्स घटा जाको एक्स जाको 2x1 होगा। ठीक है, ऐसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिखाते हैं हम। ठीक, जैसे फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 5 मोल PCl5 है और टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर 7 है, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, मतलब जो रिएक्शन स्टार्ट हुई वो 5 मोल PCl5 थे, तो 5 मोल ले लो, टोटल मोल बाकी 7 है, तो जहाँ में एक्स घटेगा जाको x1 है जाको x1 है। ठीक है, तो इन दोनों ने मतलब टोटल मोल 7 हैं, तो इन दोनों ने जोड़ के मतलब जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 2। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ गई आपकी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ गई, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2/5, क्योंकि कितने मोल डिसोसिएट है 2, इनिशियल कितने आते 5, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई। वाह बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। ठीक है, जब मुझे करो अगर ये 3 मोल लेके दे रखे हैं, 2 मोल बी के दे रखे हैं, 2 लीटर को बेसल दे रखो इक्विलिब्रियम पे, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन बी है वो इक्वल है कंसंट्रेशन सी के सी बता,
इक्विलिब्रियम पे का है, अच्छा कंसंट्रेशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे बी और सी की कंसंट्रेशन बराबर है, तो सबसे पहले 2 लीटर बेसन ले ले, तो सबसे पहले जाके कंसंट्रेशन ही निकाल, सबसे पहले आई कंसंट्रेशन निकाल ला, 3 2, ठीक है। अगर जहाँ में तो ए में तो 2 एक्स घटेगा, तो यहाँ में तो एक एक्स घटेगा, जाको ए एक्स होने को, ठीक है। फिर जाके कंसंट्रेशन निकालूंगा, वॉल्यूम से डिवाइड देगा, डिवाइड। और जो करो कि इक्विलिब्रियम पे इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो इन दोनों ने बराबर करेगा तो आपस में एक्स की वैल्यू आएगी 1, एक्स की वैल्यू आएगी तो इन सबकी कंसंट्रेशन आएगी। फिर के की वैल्यू नॉर्मल लगा के फॉर्मूला लगा के दस सकते हो। तो देखो इनिशियली 10 मोल दे रखो नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, और मिक्स करते हैं 4 लीटर के कंटेनर में एट इक्विलिब्रियम पे। अल्फा कितना है, 20% दे रखो, 10 मोल N2 और 20% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो मतलब आगे 2 मोल घट गए। 10 मोल को 20% कितना हो, 2, तो 2 मोल घट गए इक्विलिब्रियम पे, तो जाके 8, जाके 4 और जाके 4, तो फिर कैसे निकाल लीजिए नॉर्मल यार। वाह। जो क्या दे रखो कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इंट्रोड्यूस इन द इवैक्यूएटेड 500 ml वेसल को दे रखो, हाई टेम्परेचर है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे NH3 बिकम 1 मोल देन द के, इक्विलिब्रियम पे NH3 1 मोल याद हुआ, तो समझते पहले 2NH3 है, N2 और H2 बना हुआ, जो 2 रहेगा। इनिशियली कितना है, ये 2 है, और ये दोनों 0 0 है, ठीक है। तो जहाँ में तो 2x घटेगा तब जाको x और जाको 3x बनेगा, और इक्विलिब्रियम पे जी 1 है, इक्विलिब्रियम पे जी 1 है, 1 के बराबर है, तो 2 - 2x = 1 के बराबर करेगा, तो x की वैल्यू हाफ आएगी, x की वैल्यू हाफ आएगी, ठीक है। अब जी मुँह पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है इन समोनी की, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, श्योर नहीं, ये मोल आए हैं वही 500 ml को वेसल है, तो हाफ हाफ से डिवाइड देगा 100 में, ठीक है। हाफ से डिवाइड देखो 0.5 से डिवाइड दोगे ना, तो ठीक है। कंसंट्रेशन में करके ध्यान रखिए, भूल जाते हो। इनिशियल दे रखो SO2 और SO2 के क्या दे रखे हैं, इनिशियल मोल दे रखे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन SO2 की 50% दे रखी है, मतलब SO2 की आधे मोल घट गए, ठीक है। तो यहाँ में 2x घटेगा तब जहाँ में थे, अच्छा जहाँ में तो 2x घटेगा, और जहाँ में तो x घटेगा तब जाके 2x बनेंगे, तो 2x बराबर होंगे थे 4 मोल के, तो x होगा 2 मोल के बराबर, तो मतलब जाके 4 मोल बनेंगे। तो फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम, SO3 के मोल फ्रैक्शन बताने इक्विलिब्रियम पर, जाके नंबर ऑफ मोल्स आएगा 2, जाके नंबर ऑफ मोल्स आएगा 4, नंबर ऑफ मोल्स आएगा 4 और टोटल आएगा 10, तो 4 और 15 जो मोल फ्रैक्शन है वो यार, वाह। जहाँ में इनिशियल प्रेशर 4 रेटिंग में दे रखो, टोटल प्रेशर दे रखो 6, तो 6 इनिशियली 6, 4 0 0 0 जहाँ में एक्स कटा को एक्स बना, तो जो मैं टोटल करके 6 के बराबर करते तो 2 आ जाएंगे, आराम से निकल जाओगे यार। की देख रहा है, इनिशियली 4 मोल ले रखे हैं ए के मैंने, ठीक है, 4 मोल ले रखे हैं ए के, और हाँ 4 मोल ले रखे हैं ए के, मतलब दोनों के 4 मोल ले रखे हैं और बी के, ठीक है। जे रिएक्शन दे रखी है, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए को 50% है, देन के बी की वैल्यू निकाल, और टोटल प्रेशर 14 ATM है, अच्छा के बी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये 50% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है, जाके 4 मोल है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल इक्विलिब्रियम पे, तो जहाँ मतलब 2x कटो, यहाँ मतलब x कटो, तब जाकर 2x बनेंगे, और जाके इक्विलिब्रियम पे कितने, और जो 50%, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब ये 2x 2 के बराबर होगा, समझ रहे हो, 2x 2 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो जी जाके इक्विलिब्रियम पे मोल आएगी। अब मैंने के पी को तो फॉर्मूला बताता हूँ, जुगाड़ NC की पावर C, ND की पावर D, और अपन Na की पावर A, PT अपन NT की पावर डेल्टा NG, लगा के लगा ले, आंसर आ जाएगा बेटा। ये करो, यहाँ में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को 2 ATM दे रखो, टोटल पार्शियल प्रेशर 8 ATM है, टोटल पार्शियल प्रेशर 8 ATM, ऑक्सीजन को 2 दे रखो। अगर जाको पार्शियल प्रेशर 2 है तो जाको 4 होना चाहिए, क्योंकि जी जाते डबल बनना हो, तो जाको पार्शियल प्रेशर 2, जाको 4, तो बच्चों को 2 जाएगा, तो के बी की वैल्यू आराम से आ जाएगी, बताओ यार, ठीक है जी। नॉर्मल सवाल है, जब आम में मत लियो, ठीक है, मतलब जी लैंग्वेज तो टफ लग रहा हो तो नॉर्मल जी करो, मतलब जी एक रिएक्शन दे रखी है और जी एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक, जी दोनों अलग अलग रिएक्शन, जी अलग है और जी अलग रिएक्शन दे रखी है। ये करो अल्फा दोनों के लिए सेम है, ठीक है, जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जहाँ में रहो, मतलब जहाँ में एक्स घटेगा तो जहाँ में एक्स घटेगा, मतलब अल्फ़ा को मतलब सेम, अल्फ़ा सेम है, मतलब जहाँ को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, मतलब जितनी मोल जामते घटेंगे उतने ही जामते घटेंगे, तो जामते एक्स घटो तो जामते एक्स घटेगा, तो फिर नॉर्मल लगा लिया के पी, जाको के पी 1 निकाले, जाको के पी 2 निकालते, नॉर्मल करके आंसर आ जाएगा यार, ठीक है ठीक है। तो जी क्वेश्चन का करो, जी करो, इनिशियली मैंने ABC के 1 मोल ले रखा, ठीक है, 1 लीटर कंटेनर में, ठीक है, और रिएक्शन में जे दे रखी है, तो जहाँ में तो करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है। तीनों के 1 मोल दे रखे हैं, ABCD के, डी के ना है, डी के 0 हैं, तो तीनों के 1 मोल दे रखे हैं, तो समय के साथ इनमें तो एक्स घटे जाएगा, इनमें एक्स घटे जाएगा, एक्स बने जाएगा, और जाको एक्स बने जाएगा, जहाँ में 1 + x, तो सी पे याद रखिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत है,
कि एक से कम मोल होगा इनको, नहीं, एक से कम मोल होगा COD को, नहीं। तो सी में जो मतलब सी के जो मोल होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, और जो मोल्स होंगे ABD के, जो ABD के मोल होंगे वो एक से कम होंगे। ए के बी के डी के मोल एक से कम होंगे, और जो AB के मोल्स होंगे वो इक्वल होंगे। सही बात है, ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर KP की वैल्यू 4 दे रहेगी तो फाइंड द टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। टोटल प्रेशर निकालना हूँ मैं इक्विलिब्रियम पे, ना मुझे जागी प्रेशर की वैल्यू दे रहेगी, ज़्यादा आगे दे रहेगी। ठीक है, तो यार P मान लूँगा या 2P मान लें, जब प्रेशर P मान लें, जब प्रेशर है 2P मान लो, तो KP की वैल्यू कैसे निकाले हो, 2P का स्क्वायर इंटू P, और टोटल प्रेशर दे रखा हूँ मैं। सॉलिड कंपोनेंट है जी, जाके ले धुलना लेगा। अच्छा दे रखो कि ABD है चार, और चारों का 1 मोल दे रखा है। KC की वैल्यू दे रखा है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है D और A की। बहुत ज़्यादा गजब क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा गजब जी करो। अगर इनिशियल मोल दे रखे हैं ABCD के, एक KC की वैल्यू दे रखी है, तो मैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालता D और A की। तो सबसे पहले मैं जाकर रिएक्शन कोसेंट निकाल रहा हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए मैं सबसे पहले जाकर रिएक्शन कांस्टेंट निकाल रहा हूँ। तो रिएक्शन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एक आएगा। तो मतलब रिएक्शन कांस्टेंट बड़ा आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो जहाँ में x घट जाएगा, जहाँ में x घट जाएगा, जाकर x बन जाएगा, x बन जाएगा। अब नॉर्मल KC को फॉर्मूला लगाए के सॉल्व आएगा जी आंसर। अब नॉर्मल KC को फॉर्मूला लगाए के जी सॉल्व आएगा। ठीक है, अगर टोटल पार्शियल प्रेशर 5 ATM है तो KP की वैल्यू निकाल, KP की वैल्यू CO2 की लेंगे, क्योंकि ये दोनों सॉलिड कंपोनेंट है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन की एप्लीकेशन की सुन ले, लॉ ऑफ मास एक्शन की एप्लीकेशन सुन ले। ठीक, लॉ ऑफ मास एक्शन की एप्लीकेशन सुन ले, याद रखिए। जहाँ मैं 7th इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट बी के। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट बी के, और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट पी के प्रेशर की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट बी के, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट बी के। मतलब अगर मैं डायल्यूशन कराऊंगा तो हाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ते है, तो मैं मालूम है। अगर मैं डायल्यूशन कराऊंगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बता। ठीक है, तो जहाँ में जो अल्फा होता है, जहाँ में जो अल्फा होता है, याद रखिए, जहाँ में जो अल्फा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। ठीक है, जहाँ में जो अल्फा होता है, अल्फा सुन ले, जहाँ में जो अल्फा होता है वो होता है डायरेक्टली, जहाँ में जो अल्फा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन सम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। और प्रेशर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं, अल्फा होता है 1 अपॉन पी डेल्टा एन जी अपॉन सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, जो कोई रिएक्शन दे रखी है, अगर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में 4 टाइम बढ़ा रहा हूँ तो डिग्री, तो फाइन चेंज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अंडर रूट बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बट क्या है ये, अच्छा जी बेगोना है, हाँ जो डेल्टा एन जी है, हाँ तो अल्फा, हाँ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला डेल्टा एन जी बी की पावर डेल्टा एन जी अपन सम अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। तो वही लगाए हम, तो वही आंसर आ पाओ। ये वाह बाबा क्वेश्चन ले तू बेटा फटाफट ले चाट ले प्रिंसिपल, वाह लिया चाट ले यार प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, ये करो, अगर मैं इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज कर दूँ तो इक्विलिब्रियम डायरेक्शन में शिफ्ट होकर जाके जहाँ डायरेक्शन में जाके इफेक्ट है मिनिमाइज कर सके। ठीक है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, ली चार्ट ली प्रिंसिपल। अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ घटाता हूँ, याद रखिए सॉलिड कंपोनेंट इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं करता, चाहे मैं सॉलिड कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ, चाहे मैं सॉलिड कंपोनेंट की कंसंट्रेशन घटाऊँ। इक्विलिब्रियम मतलब चाहे मैं सॉलिड कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ चाहे घटाऊँ, इक्विलिब्रियम पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे B+C बनना हुआ, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो बी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में आ जाएगी, अगर मैं बी को बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी। ठीक है, ऐसी जे रिएक्शन दे रखी है। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कराऊँ तो कभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सॉलिड कंपोनेंट है। ठीक है, और हाँ अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करूँगा तो जो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो सॉलिड कंपोनेंट है। याद रखिए, अगर मैं वॉल्यूम में चेंज करता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम बाहर डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहाँ मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम बाहर डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहाँ मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे। ठीक, लेकिन जब डेल्टा हाँ पे जी का, ठीक है, अगर डेल्टा एन जी 0 हो तो चाहे वॉल्यूम बढ़ा चाहे घटा कजू घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डेल्टा एन जी 0 हो तो वॉल्यूम का कजू घंटा फर्क नहीं पड़ता, नो इफेक्ट होता है वॉल्यूम का। अगर डेल्टा एन जी 0 ना तब वॉल्यूम को इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर डेल्टा एन जी 0 तो प्रेशर को इफेक्ट नहीं होगा। चेंज इन प्रेशर, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा तो इक्विलिब्रियम बाहर डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहाँ मैं प्रेशर, जहाँ में नंबर ऑफ मोल्स कम रहे हैं। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो प्रेशर को कच्चू घंटा फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा जो तो डिपेंड करता है भाई एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे जी
एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट देनी पड़ेगी मुझे। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट आएगी। ठीक है, ठीक है, ऐसी कर लियो आराम से। इनर्ट गैस, अगर मैं इनर्ट गैस है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर दूँ तो इक्विलिब्रियम में कछु फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इनर्ट गैस है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इनर्ट गैस है कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करता हूँ तो कांस्टेंट प्रेशर है, अगर मैं इनर्ट गैस है कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कराऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम बार डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ में नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं। ठीक है, ये कह रहा हो जहाँ में क्या होगा, अगर मैं H2 की कंसनट्रेशन बढ़ाऊंगा तो डिसोसिएशन ऑफ N2 इंक्रीज होगा। सही बात है, ये तो कर लियो, नॉर्मल सवाल है। ठीक है, जो कर लियो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ एन होगा। ठीक है, ये तो नॉर्मली सवाल है। हाँ जी, सवाल इंपॉर्टेंट है। जहाँ में कहा फिर मिनिमम, अच्छा फेवरेबल कंडीशन बता, ऐसे तरीके मिनिमम है वेगल हीट है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा समझते पहले। हो ठीक है, टेम्परेचर इन दोनों में ज़्यादा है। अब देख प्रेशर कम चाहिए मुझे, क्योंकि अगर मैं प्रेशर कम करूँगा तो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा शिफ्ट होंगे, तो रिएक्शन बढ़ा रहे हैं शिफ्ट होगी, हमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, तो जहाँ में नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रेशर एक ही टीम लूँगा। ऐसी जे रिएक्शन है, अगर N2 ऐड करूँगा तो व्हाट विल हैपन इन इक्विलिब्रियम। N2 ऐड करूँगा तो Cl की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। हाँ वाह जी, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं N2 ऐड करूँगा तो NCl3 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और Cl2 की घटेगी। तो यहाँ में Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, तो Cl2 की अगर कंसंट्रेशन घटेगी तो CO की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। वाह गिली पप्पी। क्योंकि देख, अगर मैं क्या करूँगा, जहाँ मैं N2 बढ़ाऊँगा तो जाएगी कंसंट्रेशन कम, अगर मैं N2 बढ़ाऊँगा तो जाएगी कंसंट्रेशन कम हुई प्रोडक्ट में, तो ये तो शिफ्ट होगा, NCl3 बढ़ेगा और Cl2 कम होगा। Cl2 कम होगा तो इतने जो, अगर CO कम होगा तो इतने डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी तो CO बढ़ जाएगा। वाह बढ़िया, JH डबल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं वॉल्यूम में डिक्रीज करता हूँ तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता CO की और CO2 की। अगर मैं वॉल्यूम में डिक्रीज करूँ तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी दोनों की। बेटा ऐसे कर ले, जी कर लिया बस क्वेश्चन। ठीक है, जी थोड़ा ऐसा है जी, बहुत ज़्यादा स्लीव है सवाल है, बहुत ज़्यादा स्लीव सवाल है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, बाकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता। C इंक्रीज होगा, सही बात है। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो C इंक्रीज होगा, डिसोसिएशन इंक्रीज होगी, इन दोनों की सही बात है। A डिक्रीज, सबसे पहले B डिक्रीज होगा, B डिक्रीज होगा, A डिक्रीज होगा, सही बात है। पर जिनने गलती चौंक दी, क्योंकि A सॉलिड है, गमार सॉलिड इक्विलिब्रियम में इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अगर हीट देते हैं और मुझे कौन कम चाहिए, फेवरेबल कंडीशन अमोनिया, तो लो टेम्परेचर कर हाई प्रेशर कर। हाँ, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, हाँ जी, करो हाई टेम्परेचर है लो प्रेशर है, फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। देन अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा करता हूँ जाको, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा करता हूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो सबसे पहले तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगी, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो एंडोथर्मिक रिएक्शन आएगी, डेल्टा H पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इतने रिएक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ रिएक्टेंट है। दूसरी चीज़ R ज़्यादा होगा, P+ की हीट है। ठीक है, अब आएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो करो फेवरेबल कंडीशन होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। डायमंड की डेंसिटी याद होता है ग्रेफाइट से, अगर डायमंड की डेंसिटी याद आए ग्रेफाइट से तो यहाँ का वॉल्यूम कम होगा और ग्रेफाइट का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और जी का होता है एक एक्सोथर्मिक होता है, हाँ हाँ जी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हमें हीट रिलीज होता है। तो मैं जाकर अगर मैं यहाँ को टेम्परेचर ज़्यादा करूँ, कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट बनना और हीट नहीं कर रही है। ठीक है, कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट बनना और हीट नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक, कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट बनना और हीट नहीं करेगी। अगर मैं यहाँ को टेम्परेचर ज़्यादा करूँ तो रिएक्शन डायमंड फॉर्म करेगी। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। हाई प्रेशर क्यों, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, ऐसे कर लेकर इन सवालों के लिए अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा, हाई प्रेशर चाहिए इन सवालों के लिए जो है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा तो वॉल्यूम कौन का कम है, डायमंड का। तो ठीक है, हाई प्रेशर हाई वॉल्यूम। ऐसी जी आइस वाटर में जो पानी होता है, पानी जो सॉलिड होता है, बाकी डेंसिटी कम होता है, पानी लिक्विड थे। तो हाई टेम्परेचर तो हाई प्रेशर जाके लिए कंडीशन चाहिए मुझे, वरना तू देख ले, क्योंकि जब वाटर सॉलिड तो वाटर लिक्विड में बदल दूँ मैं, तो जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मुझे इतनी हीट देनी पड़ेगी जहाँ में। तो हाई टेम्परेचर करेगा तो मुझे वाटर लिक्विड फॉर्म होगा। अगर मैं हाई प्रेशर कराऊँ तो वॉल्यूम कम होना पड़ेगा, तो जीरो वाटर 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 ऐसी वाटर वेपर सिस्टम को है। ठीक है, जाको हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है। क्यों, अगर मैं यहाँ को टेम्परेचर ज़्यादा कराऊँ तो देखा कि वॉल्यूम कम है ना, वाटर लिक्विड की वॉल्यूम कम होता है, गैस की वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो देखा, अगर मैं टेम्परेचर ज़्यादा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट, लेकिन अगर मैं प्रेशर ज़्यादा कराऊँ तो वॉल्यूम कम की तरफ शिफ्ट होगा। तो मुझे प्रेशर कम करना पड़ेगा तब तो वॉल्यूम ज़्यादा की तरफ शिफ्ट होगा। सही बात है,
ऐसी चीज़ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैं, हाँ जब मैं तो वैसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं देख सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करूँ, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है वो टेम्परेचर की नहीं उसकी प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगी, ठीक। नहीं होता चैप्टर समाप्त या